हिस्ट्री के बोर्ड एग्ज़ाम में 95% पाने के मकसद से बनाई गई इस एग्ज़ाम सीरीज़ के सभी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा, एग्ज़ाम सीरीज़ जिसका लक्ष्य 95% से ज़्यादा मार्क्स लाना है, उसका एक और वीडियो आपके सामने है। इसमें हम अपने तीसरे विषय बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के बारे में देखेंगे। ये इस पाठ का पहला भाग है। तो चलिए बेटा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पहला इसका क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार किया गया, कब इसकी शुरुआत हुई, कितना समय लगा एवं इसका प्रकाशन लगभग कितने पृष्ठों में हुआ। बेटा, इस एक क्वेश्चन में मैंने 4-5 क्वेश्चन मर्ज कर दिए हैं। तो पहली चीज़ तो यह कि ये 1919 में आरंभ हुआ। किसने किया? प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुक्थांकर के नेतृत्व में। इस कार्य को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। 1966 में ये कंप्लीट हुआ था और जो इसका प्रकाशन हुआ था ये 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में हुआ था। बहुत बड़ा ये हमारा एक संस्करण बना था समालोचनात्मक। अगले बेटा, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से 1-1 नंबर के आने के चांसेस रहते हैं। पितृवंशिकता, मातृवंशिकता, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा तथा बहुपति प्रथा। पहला हम देखते हैं पितृवंशिकता। नाम से ही पता लगता है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र और फिर प्रपौत्र से चलती है। मातृवंशिकता शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी हो। अंतर्विवाह वे वैवाहिक संबंध जो समूह के मध्य होते हैं। ये समूह एक गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। ये बेटा ज़्यादा प्रचलित विवाह नहीं था ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार। बहिर्विवाह, गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ये एक प्रसिद्ध प्रथा थी। बहुपत्नी प्रथा, इसमें एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती थी और बहुपति नाम से पता लग रहा है बहुत सारे पति, यानी एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं और उनमें से कितने को उत्तम मानते हैं और कितने को निंदित। तो बेटा टोटल 8 प्रकार के विवाह को ये अपनी स्वीकृति देते हैं, लेकिन उसमें से पहले 4 प्रकार के विवाहों को ही ये उत्तम मानते हैं और बाद के 4 प्रकार के जो विवाह हैं उसे निंदित मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणीय पद्धति के अनुसार गोत्रों से संबंधित 2 महत्वपूर्ण नियम कौन से थे? ये 2 महत्वपूर्ण नियम थे बेटा। पहला, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। आजकल भी होता है बेटा, सरनेम चेंज हो जाता है शादी के बाद लड़कियों का। दूसरा था, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। आज भी बेटा ज़्यादातर जगहों पर एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट नियम होते हैं। धर्म सूत्रों के अनुसार 4 वर्गों के लिए उनके आदर्श जीविका क्या क्या बताई गई है? तो बेटा 4 जो वर्ग या 4 वर्ण हैं वो हमको मालूम है कौन कौन से हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण ग्रंथों में या धर्म सूत्रों में इनके लिए अलग अलग कार्य बताए गए हैं। जैसे ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन था, पढ़ना था, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था तथा उनका काम दान देना और लेना होता था। क्षत्रिय थे, इनका काम युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा देना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। जो वैश्य थे उनके लिए क्षत्रियों के अंतिम 3 कार्य तो थे ही, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। इसके अलावा उनसे कृषि, गौपालन यानी कि गौ पालना और व्यापार का भी उनको कार्य दिया गया था। शूद्रों के लिए केवल एक ही जीविका थी, वो थी तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। उच्च वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और बेटा ब्राह्मणों ने इसे एक दैवीय व्यवस्था बताया कि भाई देवताओं ने ये व्यवस्था कर रखी है और शासकों को उपदेश दिया कि भाई इस व्यवस्था के नियमों को अपने राज्य में पालन करवाएं। साथ ही उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, ना कि कर्म पर। अगला क्वेश्चन है, क्या आपके अनुसार महाभारत में वर्णित काल में अक्षत्रिय राजा भी होते थे? स्पष्ट करें। तो बेटा पहली चीज़ समझो कि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार राजकाज का काम केवल क्षत्रियों का होता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल क्षत्रियों ने ही राज किया हो इस काल में। जैसे हम देखें, मौर्य वंश जो सबसे शक्तिशाली वंशों में से था आरंभिक भारत के,
तो उसके जो राजा हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार निम्न कुल के माने गए हैं। हालांकि बौद्ध ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय माना गया है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में निम्न कुल का माना गया है। इसके बाद जो वंश आए थे शुंग और कण्व वंश, ये ब्राह्मण थे, ये भी क्षत्रिय नहीं थे। शक शासक जो मध्य एशिया से आए, ब्राह्मण ने मलेच्छ बर्बर अन्य देशीय मानते थे, लेकिन वो भी राजा बने। सीधी सी बात है बेटा, ये भी क्षत्रिय नहीं थे। अब बात करते हैं सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सीरी सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण बताया है, यानी कि ये सातवाहन राजा भी ब्राह्मण था, क्षत्रिय नहीं था। और क्षत्रियों के दर्प को चूर्ण करने वाला, यानी क्षत्रियों के घमंड को तोड़ने वाला बताया है। और ये अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे कि एक ही गोत्र में विवाह करते थे, न कि बहिर्विवाह का, जो ब्राह्मण ग्रंथों में प्रस्तावित है। अगला है बेटा, एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जाति शब्द को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। तो बेटा पहली चीज, जाति शास्त्रों में प्रयुक्त एक शब्द है और ब्राह्मण सिद्धांतों में जैसे वर्ण होता है वैसे ही जाति भी जन्म पर आधारित होती है, कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा वह उसी जाति का माना जाएगा। किंतु वर्ण केवल 4 थे, जबकि जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। एक्चुअल में हुआ क्या क्या कि ब्राह्मणों को जब भी कोई नए नए समुदाय मिले तो ब्राह्मणों ने उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया। जैसे निषाद मिले तो उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया, अन्य व्यक्ति मिले तो उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया। वे जातियां जो एक ही आजीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। अब बेटा श्रेणी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट हमारा अभिलेख मिलता है, मंदसौर अभिलेख। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख जाति व्यवस्था की जटिलता को किस प्रकार अभिलक्षित करता है। पहली चीज़ समझे बेटा, जो मंदसौर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस अभिलेख में एक रेशम बुनकरों की जाति के बारे में बताया गया है, जो कि मूल रूप से गुजरात के लाट के रहने वाले थे और वो यहाँ पर आए थे अपने कामकाज के लिए और राजा की तारीफ सुनकर। तो वैसे तो बेटा ये रेशम बुनकरों की श्रेणी है, तो हिसाब तो यही था कि बेटा सभी को इसमें बुनाई का काम करना चाहिए था, परंतु इसमें अलग अलग लोग अलग अलग काम करते थे। जैसे कुछ लोग संगीत में माहिर थे, कुछ लेखक थे, कुछ सैनिक, कुछ धर्मगुरु, कुछ खगोल शास्त्री। इस प्रकार यह बुनकरों की एक जाति होते हुए भी अलग अलग प्रकार के कार्य करती थी, यानी ये जरूरी नहीं था कि एक जाति के सभी व्यक्ति एक ही कार्य करें। अगला है, क्या महाभारत वर्णित काल में सभी व्यक्ति 4 वर्णों के अंतर्गत आते थे या कुछ ऐसे व्यक्ति या समुदाय थे जो इनमें नहीं माने जाते थे। तो बेटा हम जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप बहुत बड़ा है, तो इसलिए हर जगह जरूरी नहीं है कि ब्राह्मणीय विचारधाराएं पहुंची हों। कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां पर ब्राह्मणीय विचारधाराओं का यानी वर्ण व्यवस्था का प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे वन प्रांतर में बसने वाले लोग, जिनके लिए शिकार करना, कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वहन का एक प्रमुख साधन था, कि शिकार कर लिया, कंदमूल खा लिया। ये अगला था निषाद वर्ग, जिससे एकलव्य जुड़ा हुआ है, वो भी इसी का उदाहरण है, जो वर्णों में नहीं आते थे। यायावर पशुपालक यानी कि घुमक्कड़ पशुपालक भी इसी के अंतर्गत आते थे। और इसके अलावा कभी कभी उन लोगों को जो बेटा संस्कृत भाषी नहीं, ये असंस्कृत भाषी है, इसको एक बार बेटा कट कर देते हैं, इससे पहले और आ जाएगा। असंस्कृत भाषी थे, उन्हें मलेच्छ कहकर हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो ये वे व्यक्ति थे जो इनकी वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। लास्ट बेटा हमारा है, मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के क्या कर्तव्य थे। तो बेटा उस वक्त चांडाल एक जाति थी जो कि वर्ण व्यवस्था से बाहर थी और इनके लिए कुछ कर्तव्य थे, इन्हें एक बार पढ़ लो बेटा। पहला, उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। दूसरा, वह फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे और मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात में गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतक यानी लावारिस लाशों की अंत्येष्टि भी यही करते थे। वधिक के रूप में भी यही कार्य करते थे। और सड़क पर अगर ये चलते थे नगरों या शहरों में, तो करताल बजाकर अपने होने की सूचना देते थे कि भाई ये साउंड आ जाए कि भाई कोई चांडाल आ रहा है, जिससे अन्य लोग उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। बेटा आज के इस छोटे से एपिसोड में हमारे इतना ही है।
जल्दी ही मैं एक नए भाग के साथ आपके सामने एक नया वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।